So hello and welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 11th Business Study chapter number 10 International Business. So आज के अपनी इस क्लास में इस कंप्लीट चैप्टर को एक वन शॉट वे के साथ और एक ही वीडियो में समझने वाले हैं। इस चैप्टर में जितने भी आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स हैं उन सबको एक वन शॉट वे के साथ समझेंगे। सो फटाफट से शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस। सो आज की इस क्लास में हम समझेंगे व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस, व्हाट इज इंपोर्ट, व्हाट इज एक्सपोर्ट और इसके अंदर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले इस चैप्टर को बताने से पहले हम शुरू करते हैं इंटरनल ट्रेड का। तो इंटरनल ट्रेड के अंदर हमने बात करी थी एक देश के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा था नेशनल लेवल ट्रेड देखा था, स्टेट लेवल देखा था, लोकल लेवल देखा था, यानी कि सारे टाइप्स थे। कहने का मतलब यह है कि इंटरनल ट्रेड का मतलब यह है कि जो विद इन बाउंड्रीज ट्रांजैक्शंस की जाती है और यहां पर उसकी अगर हम स्टेटमेंट उल्टी कर दें तो सेम हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस की बात आ जाती है। यानी कि जहां पर आप इंटरनल ट्रेड में ये कह रहे थे कि हम सारी ट्रांजैक्शन देश के अंदर करेंगे, यहीं पर इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब ये होता है कि आप अपनी ट्रांजैक्शन देश के बाहर करने वाले हो। तो देखिए, इट रेफर टू बिजनेस एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस बिटवीन टू कंट्रीज, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस रेफर करता है ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज को जो कि दो कंट्रीज के बीच में होती हैं। अब वो ट्रांजैक्शन कुछ भी हो सकती है, तेल का व्यापार हो सकता है, मसालों का हो सकता है, चावल का, गेहूं का, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब कहने का ये है कि हर वो बिजनेस एक्टिविटी जो दो कंट्रीज के बीच में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। इसके पास हमारे बेनिफिट्स क्या आते हैं? देखो बेटा, बेनिफिट्स को जो है ना हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारे पास आता है नेशन, यानी कि हमारे देश की तरफ से इसका क्या बेनिफिट निकल कर आता है इंटरनेशनल बिजनेस करने का, और हमारी फर्म की तरफ से इसका क्या बेनिफिट निकल कर आता है। तो पहले हम अपने देश की तरफ से बात कर लेते हैं। तो जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो हमारे देश का इससे क्या फायदा होता है? देखो, अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हमारे पास बड़ी मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज आता है यदि हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट का मतलब आप जानते हो कि अपने सामान को बाहर के देशों में बेचना, और इंटरनेशनल बिजनेस में ज्यादातर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो डॉलर्स में लीड होती हैं। तो डॉलर का जब हमारे पास जितना हमारे पास डॉलर होगा तो हमारा देश उतना ही ज्यादा विकसित होगा। तो यहां से क्या होता है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठा होता है। दूसरा आता है मोर इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, हम अपनी रिसोर्सेज का एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं और उसमें अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करते हैं। ये एक इंटरनेशनल बिजनेस का एक तरीके से हमारे देश की तरफ से फायदा भी है, जिससे हम अपनी लोकल रिसोर्सेज को पहचानते हैं, उसको ठीक करते हैं और साथ ही साथ उसको एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बेचने की कोशिश करते हैं। फिर तीसरा आता है हमारे पास इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड देन इंप्रूविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। यहां से क्या होता है कि हमारे देश में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। इससे पीछे वाले चैप्टर्स जितने भी आप पढ़कर आए हो तो आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि भाई हमारे देश के अंदर बिजनेस करना या बिजनेस का होना कितना ज्यादा जरूरी होता है। एंड इवन किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट जो होती है वो उस जगह के बिजनेस से यानी व्यापार से होती है। तो उस व्यापार यानी वो देश का व्यापार कितना चल रहा है और किस तरीके से वहां पे एक्टिविटीज हो रही है, यही उस देश की डेवलपमेंट को बताता है। अब जब यहां पर हम देख पाते हैं कि भाई आप पढ़कर आए हो स्मॉल लेवल बिजनेस एंड लार्ज स्केल बिजनेस, हम पढ़कर आए हैं, उसमें हमने देखा था कि एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा मसला रहता है हमारे देश के अंदर। तो उसको कंप्लीट करने का काम जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है। अब वो जो कंप्लीट करने का काम गवर्नमेंट का है और उसके बदले जो है वो स्मॉल बिजनेस जो है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो काम कर रही है लोगों को व्यापार देने का, क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव यूज कर रही है। तो यहां पर गवर्नमेंट जब उनका मतलब गवर्नमेंट का काम जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कर रही है तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। तो यहां से क्या होता है कि जो हमारे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेवल का एक तरीके से इशू आ रहा था, जो गवर्नमेंट फेस कर रही थी, अब वो इंडस्ट्रीज फेस करती हैं और इंडस्ट्रीज उसके माध्यम से पैसा कमाती हैं। तो यहां से क्या होता है कि जब हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो हम भी कभी किसी दूसरे देश के अंदर अपनी फर्म स्टैब्लिश करेंगे या कोई दूसरे देश का बंदा हमारे देश के अंदर भी अपनी फर्म्स को स्टैब्लिश करेगा। अल्टीमेटली अगर मान लो अमेरिका ने अपनी कोई भी फर्म हमारे यहां पर लगाई तो वो अपने यहां से एम्प्लॉय लेकर नहीं आएगा, उस फर्म के अंदर एम्प्लॉय जो काम करेंगे वो इंडिया के ही करेंगे। तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम थी वो कहां की दूर हुई, इंडिया की हुई। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इंक्रीज करता है और हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी बढ़ाता है। अब हम बात करें अपनी फर्म की, तो फर्म से हमारा क्या फायदा है, मतलब बिजनेस को क्या फायदा होता है भाई इंटरनेशनल बिजनेस से? तो बेटा यहां से होता है प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हायर प्रॉफिट, हम हायर प्रॉफिट्स को अर्न कर पाते हैं इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंक्रीजिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, हम अपनी जो कैपेसिटी है यूटिलाइजेशन की, जो प्रोडक्शन लेवल है, जो
प्रोडक्शन मेथड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम अपने काम को कर रहे हैं, तो वो हम उसमें इंक्रीज करते हैं बेसिकली। फिर आता है प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ, और ग्रोथ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, एंड देन इंप्रूवमेंट बिजनेस विजन। और साथ ही साथ हमारा अब जो गोल था कि हम अपने देश के अंदर ही सभी चीजों को बढ़िया तरीके से स्टैब्लिश करें, देश में नाम कमाएं, और यही अब हमारा विजन जो होता है, गोल होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल बिजनेस पर चले जाते हैं, और हम इसके माध्यम से इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना नाम और काम कमा पाते हैं। इसका मतलब यहां पर ये होता है बेटा कि मान लीजिए हम कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं और हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हकीकत में कस्टमर की नीड एंड वांट को सेटिस्फाइड कर रहा है, और एक तरीके से उनको उस प्रोडक्ट की जरूरत के बारे में समझा रहा है, तो आप अपने देश में तो नाम कमाओगे ही, अपने देश में तो ग्रोथ करोगे ही, बट अल्टीमेटली आप क्या है, बाहर के देशों के अंदर भी ग्रोथ करोगे, और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपके गुड्स का एक्सेस हो पाएगा। तो हमने जाना यहां से बेनिफिट्स के बारे में। अच्छा, हम बात कर रहे हैं अपने इंटरनेशनल बिजनेस की, तो इंटरनेशनल बिजनेस के बेटा हमारे पास कुछ टाइप्स भी आते हैं, उन टाइप्स को जरा पढ़ लेते हैं बहुत ध्यान से। पहला हमारे पास आता है बेटा इंपोर्ट ट्रेड। देखो बहुत सिंपल चीज है, इंपोर्ट ट्रेड मतलब जब किसी सामान को देश में खरीदा जाता है उसको हम इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं। एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब अपने सामान को देश के बाहर बेचा जाता है उसको हम एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। और तीसरा हमारे पास आता है री एक्सपोर्ट ट्रेड। री एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब बेटा क्या होता है कि जब हम कोई सामान दूसरे देश से खरीद के किसी दूसरे देश को बेच देते हैं उसको हम री एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक हमारा देश है भारत, ठीक है, यहां पर है जी भारत, यहां पर है अमेरिका और यहां पर है नेपाल। तो भारत ने जो है यहां से जो है तेल खरीदा, ठीक है, यहां से खरीदा जी तेल। अब भारत ने यहां से तेल खरीदा यानी ऑयल खरीदा और इस तेल को फिर नेपाल को बेच दिया। इसको हम बोलते हैं बेटा री एक्सपोर्ट ट्रेड। यानी कि जब हम किसी दूसरे देश से माल खरीद के किसी दूसरे देश को बेच देते हैं, यानी तीसरे देश को बेच देते हैं, तो उसको हम री एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। मतलब हमने पहले अमेरिका से खरीदा फिर हमने नेपाल को बेच दिया, सीधी बात है। अब यहां से ध्यान दो कि ये जो री एक्सपोर्ट ट्रेड है ये हमारे लिए री एक्सपोर्ट ट्रेड है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये बेटा हमारे लिए री एक्सपोर्ट ट्रेड है। मतलब हमने किसी दूसरे देश से ऑयल खरीदा और तीसरे देश को बेच दिया। तो सर ये नेपाल के लिए कौन सी ट्रेड है? नेपाल के लिए सर ये इंपोर्ट ट्रेड हुई? नहीं, इंपोर्ट ट्रेड हम सिर्फ उसको ही कहते हैं जो हमारे बीच में किसी भी तरीके से किसी देश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अगर नेपाल डायरेक्टली अमेरिका से ऑयल खरीदता तो उसको हम इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं। अभी हम इसको इंपोर्ट ट्रेड नहीं कह सकते क्योंकि बीच में आ रहा है भारत देश, ये भारत देश से खरीद रहा है और भारत देश भी अपने पास से नहीं बेच रहा, भारत देश भी खरीद कर बेच रहा है। तो यहां पर ये हमारे लिए री एक्सपोर्ट ट्रेड है, बट नेपाल के लिए एंट्री पोर्ट ट्रेड है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये नेपाल के लिए एंट्री पोर्ट ट्रेड है। जब कभी कोई दूसरे देश से माल जब हम खरीदते हैं तो वो भी किसी से खरीद कर हमें बेचता है, उसको हम बोलते हैं एंट्री पोर्ट ट्रेड। ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी, एंट्री पोर्ट ट्रेड। ठीक, अब हम बात करते हैं बॉर्डर ट्रेड। बॉर्डर ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जब हम अपनी नेबर कंट्रीज से कोई ट्रेड ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करते हैं उसको हम बॉर्डर ट्रेड कहते हैं। जैसे कि हम नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या चीन वगैरह से कोई ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करें तो उसको हम बॉर्डर ट्रेड का नाम देंगे। छठा हमारे पास आता है बिलैटरल ट्रेड। बिलैटरल ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जब एक ट्रेड ट्रांजैक्शंस एक एग्रीमेंट के बेस पर होती है तो उसको हम बिलैटरल ट्रेड कहते हैं। जैसे कि यूरोपियन मार्केट के अंदर अभी भारत का एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके अंदर कारों का थोड़ी जो है वो कीमतें घटती हुई नजर आई हैं, तो इसको हम बिलैटरल ट्रेड कह सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास है मल्टीलेटरल ट्रेड। मल्टीलेटरल ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब आपका एग्रीमेंट सिर्फ दो देशों के बीच में नहीं होता, कई सारे देशों के बीच में होता है, तो उसको हम मल्टीलेटरल ट्रेड के नाम से जानते हैं। तो हमने बेटा यहां से क्या समझ लिया, पहले हमने समझ लिया इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में यानी बिजनेस के बारे में, उसके बेनिफिट्स को जाना हमने एज अ पॉइंट ऑफ व्यू नेशन एंड एज अ पॉइंट ऑफ व्यू फर्म। यहीं पर हमने टाइप्स के बारे में समझ लिया। अब हम ये जानते हैं कि भाई इतनी सारी हमने बातें कर ली अपने इंटरनेशनल बिजनेस की, तो इसके साथ क्या स्कोप है, इसके स्कोप क्या है, मतलब हमें क्या इसका फायदा मिलने वाला है। तो बेटा पहले हमारे पास है ट्रेडिंग, यानी कि अब आप इंटरनल ट्रेड के साथ साथ एक्सटर्नल यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड भी परफॉर्म कर सकते हो। अपने उत्पादन को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो, अपनी सर्विस को एक्सेस कर सकते हो और इवन वहां से सर्विस दे भी सकते हो। जैसे मान लो कोई फर्म अपने यहाँ पर एस्टेब्लिश हो रही है तो उस फर्म के पास जो है वो सर्विस सेक्टर आपने खोला, लाइक वेयर हाउस का बिजनेस आपने खोल दिया, या फिर आपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर खोल दिया, या फिर जो भी फॉरेन लोग जो आते हैं यहाँ पर उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, होटल्स वगैरह खोलना, तो ये सारे हमारे पास सर्विसेज हो गई। ट्रेडिंग भी इसके अंदर आ जाता है। और यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग
मार्केटिंग यानी कि आपको अपने कच्चे माल का उत्पादन करना जिससे आप एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शंस के अंदर, एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाओ। और यहीं पर सोर्सेस ऑफ मार्केटिंग, अपनी सोर्स देखना कि हम किस जगह से कितना माल खरीदें, किस जगह पर क्या टेक्नोलॉजी हम हायर करें और किस देश से कितनी चीजें हमें खरीदनी है और किस लेवल पर खरीदनी है। तो सोर्स एंड मार्केटिंग। छठा हमारे पास, पांचवा आता है ग्लोबल सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूं पहले ऊपर वाले का, ताकि समझ जाओ। मैन्युफैक्चरिंग एंड देन सोर्स ऑफ मार्केटिंग। एक हमारे पास देश आता है बेटा जापान। जापान एक ऐसा देश है जो कि समझ लीजिए एक बहुत बहुत अच्छी डेफिनेशन है सक्सेस की। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो एक ऐसा देश था जिसने ना न्यूक्लियर बम का जो है सामना करा था, यानी परमाणु बम की मार जो अब तक पूरी दुनिया में झेली है वो सिर्फ जापान ने झेली है। तो जापान ने जब न्यूक्लियर बम की मार झेली थी तो वह उसकी रिसोर्सेज पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। तो ये तबाह होने के बाद उसने कुछ ही सालों में या फिर एक स्पेसिफिक टाइम में उसने अपने आप को इतना डेवलप किया कि वो आज एक विकसित देशों की मिसाल में आता है। और मैं आपको खास बात बताऊं कि उसके पास किसी तरीके से कोई कच्चा माल नहीं है, वो बाहर के देशों से ही कच्चा माल खरीदता है, अपने यहां पर बनाता है और फिर उसको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बेच देता है। इसको हम बोलते हैं बेटा मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग एंड सोर्सिंग ऑफ मार्केटिंग। यानी कि हमें भी ये देखना है कि हमें किस देश से क्या कच्चा माल खरीदना है और अपने देश के कच्चे माल का क्या उपयोग करना है। तो ये सब चीजें हैं ग्लोबल सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब हम इन सब चीजों पे काम करेंगे तो हम अपनी ट्रेडिंग एंड सर्विस को एक ग्लोबली वर्क में ला सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और साथ ही साथ हम इंटरनेशनल लेवल पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी देश के अंदर अपनी फैक्ट्री को लगाकर या किसी देश की कंपनी के अपने शेयर्स खरीदकर। तो ये हमारे पास स्कोप आ जाते हैं। सो होपफुली यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं व्हाट इज इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड व्हाट इज प्रोसीजर ऑफ दिस ट्रांजैक्शंस। एंड हम जानते हैं फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि पहले क्या था, अब क्या है, क्या नाम था, कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था। सभी डाउट्स को क्लियर करते हैं। चलिए बढ़ते हैं इंपोर्ट ट्रेड की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं इंपोर्ट ट्रेड की। तो इंपोर्ट ट्रेड के बारे में समझते हैं, इसके प्रोसीजर को जानते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को जानते हैं जो कि इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस को करने में इसका यूज किया जाता है। तो जैसा कि आप बात कर रहे हो एक तरीके से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की, तो उसमें जो है वो इंपोर्ट ट्रेड काफी ज्यादा अहमियत रखता है। और मैं आपको बताऊं कि ये हमारे देश के लिए, किसी भी देश के लिए एक तरीके से खराब भी होता है, क्योंकि इंपोर्ट ट्रेड से जो हमारा आउटफ्लो होता है ना पैसों का, वो हो जाता है। इसका मतलब हम जब कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो हम उसके बदले पैसे देंगे, लेंगे नहीं। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस पर बहुत सारा टैक्स लगाती है। जैसे कि अभी आप पढ़ोगे पेमेंट ऑफ ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, और साथ ही साथ यहां पे आईजीएसटी भी लग जाती है, आप ध्यान दीजिएगा, आईजीएसटी भी लग जाती है, यहां पर बीसीडी भी लग जाती है, यानी बेसिक कस्टम ड्यूटी, इंटीग्रेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहां पर इन ट्रांजैक्शंस को कम करने के लिए गवर्नमेंट लगातार काम करती है और अपने देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज को लाने के लिए और अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को जानने के लिए गवर्नमेंट लगातार कार्य करती है। और उसका वो कार्य क्या है, एक्सपोर्ट ट्रेड पर टैक्स ना लगाकर। तो ये सब चीजें रहती हैं। तो इंपोर्ट ट्रेड के बारे में हम समझ रहे हैं। तो इट रेफर टू द परचेजिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री एंड ब्रिंगिंग देम इनटू वंस ओन कंट्री। सो बेसिकली यहां बताया गया है कि वो एक्टिविटी है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस की जो कि हम दूसरी कंट्री से हायर करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होता है बेटा? प्रोसीजर पहला ये होता है ट्रेड इंक्वायरी, यानी सबसे पहले ये देखो कि हमें किस चीज की जरूरत है और हम किस चीज को बाहर से खरीदें। ऐसा नहीं है कि पेन हमारे देश के अंदर बन रहे हैं तब भी हम उसको बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो ये चीज गलत होगी। पहले हमें ट्रेड इंक्वायरी करनी है कि हमें क्या नीड है, क्या वांट है और क्या हमें रिसोर्सेज की जरूरत है, क्या चाहिए हमें। ट्रेड इंक्वायरी करने के बाद ऑब्टेनिंग इंपोर्ट लाइसेंस, हमें अपना लाइसेंस लेना है भाई इंपोर्ट ट्रांजैक्शन का। कोई आप लोकल लेवल ट्रेड तो कर नहीं रहे, कोई आप स्टेट लेवल ट्रेड तो नहीं कर रहे, यानी कि आप स्टेट लेवल भी ट्रेड करते हो तब भी आपको लाइसेंस चाहिए होता है बिजनेस का। आप इस तरीके से मैनुअली काम नहीं कर सकते। तो ये तो इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है, तो आपको यहां से लाइसेंस हायर करना पड़ता है। ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज, आपको फॉरेन एक्सचेंज का इंतजाम करना है, क्योंकि आप बाहर के देशों से ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उनको आपको जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो फॉरेन करेंसी में करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होता है, हमारे पैसों का आउटफ्लो होता है। ठीक है, फिर आता है प्लेसिंग एन इंडेंट और ऑर्डर। तो यहां से क्या होता है कि हम अपना ऑर्डर लगा देते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन को बताते हैं। तो इसकी इंफॉर्मेशन जो हम बता रहे हैं उसको हम इंडेंट कहते हैं। ये इंडेंट जो होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है। पहला बेटा हमारे पास आता है ओपन इंडेंट और दूसरा हमारे पास आता है बेटा क्लोज इंडेंट। ओपन इंडेंट का मतलब क्या है, जो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन यहां पे दी जाती है, जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया, ये छोटी मोटी इंफॉर्मेशन यहां पे दी जाती है इन द ओपन इंडेंट के अंदर। और क्लोज इंडेंट के अंदर पूरी तरीके से बता रखा होता है कि भाई हमें कितना माल चाहिए, कौन से कलर का चाहिए, किस क्वांटिटी में चाहिए और बहुत सारे फीचर्स एंड देन इंपॉर्टेंस। तो यहां पर क्या होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, यहां पे इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, या फिर आप समझ लीजिए मैनुअल इंफॉर्मेशन होती है। तो प्लेस कर देना भाई अपना इंडेंट और ऑर्डर को। फिर आता है सेंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इसको ना बेटा हम ऐसे भी जानते हैं L/C, या आप ध्यान दीजिएगा, सेंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब यहां से क्या होता है कि मान
मान लो हम जब आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं इन द इंटरनल ट्रेड, तो मैं आपको जानता हूं तो मैं आपको उधार पे सामान दे दूंगा। अब मैं आपको उधार पे सामान जो दूंगा वो कंसीडरेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, ये आप सभी जानते हो। तो यहां पर तो क्या हो रहा है, दो देशों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है, तो एक इंपोर्टर एक्सपोर्टर को नहीं जानता और ना ही एक्सपोर्टर इंपोर्टर को जानता। तो यहां से क्या होता है, इन दोनों को आपस में विश्वास दिलाने के लिए दो टाइप्स हमारे पास आते हैं। पहला आता है बेटा हमारे पास डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, या आप ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, इसका मतलब यह होता है कि बैंक की ब्रांच के माध्यम से फॉरेन एक्सचेंज में यानी फॉरेन बैंक के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू किया जाता है। इससे क्या होता है कि इंपोर्टर को और एक्सपोर्टर को एक तरीके से भरोसा हो जाता है भाई हाँ मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। तो ये होता है डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट। एक होता है क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट, इसका मतलब क्या होता है, इसमें कोई बैंक या फिर कोई भी इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें डायरेक्टली इंपोर्टर जो है वो एक्सपोर्टर को लेटर ऑफ क्रेडिट भेजता है कि भाई मैं आपके पैसे दे दूंगा। क्योंकि बहुत सारी ट्रांजेक्शंस आप जानते हो, टर्म्स ऑफ ट्रेड हम जानते हैं क्या होता है, एक होती है कैश ऑन डिलीवरी जिसको हम सीओडी के नाम से जानते हैं, यानी आप एक हाथ से गुड्स लो और एक हाथ से पैसा दो। एक होता है फॉब और फोर, यानी कि आपके गुड्स को गाड़ी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक्सपोर्टर की होती है, उसके बाद की सारी जिम्मेदारी इंपोर्टर की होती है। तो ये सारी टर्म्स ऑफ ट्रेड आप पढ़ के आ चुके हो बहुत अच्छे तरीके से, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो फिर भी मैंने दो चीजें आपको बता दी जिसमें यूज होनी है, तो डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट एंड क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट, इन दोनों के अंदर आता है, दो पार्ट्स हैं इसके। फिर आता है अरेंजमेंट एंड शिपमेंट ऑफ गुड्स बाय एक्सपोर्टर। तो यहां से ये लेटर मिलने के बाद जो एक्सपोर्टर होता है वो इसके आगे का प्रोसेस करना शुरू करता है, यानी गुड्स की अरेंजमेंट करता है और उनको किस तरीके से वहां तक पहुंचाना है उस चीज की अरेंजमेंट होती है, लाइक शिप के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से, या जहाज के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से, इस तरीके से। तो यहां पे अरेंजमेंट हो रही है। सेवंथ आता है ऑब्टेनिंग डॉक्यूमेंट टाइटल। तो यहां से क्या होता है, डॉक्यूमेंट टाइटल जो है वो ऑब्टेन हो जाता है, जिससे यहां पर आपको आपके वर्क को एक टाइटल मिल जाता है कि भाई आपकी ट्रांजैक्शंस किस तरीके से रहने वाली हैं, यानी कि आपकी ट्रांजैक्शंस डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सेप्ट करके की गई हैं या क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सेप्ट करके की गई हैं, या फिर आपकी ट्रांजैक्शंस की जो पेमेंट्स हैं वो कितने महीनों में होगी, कितने सालों में होगी, आप गुड्स क्रेडिट पे ले रहे हो या हाथों हाथ पेमेंट पे ले रहे हो, बहुत सारी चीजें जो होती हैं, मतलब आप सब जानते हो, आपको सब आता भी है। यहां से आप ध्यान रखो कि हम उधार पे माल ले रहे हैं या कैश में माल ले रहे हैं, कितनी ड्यूरेशन पे माल ले रहे हैं, कितना माल ले रहे हैं, इसके कंसीडरेशन में हम क्या दे रहे हैं। तो बहुत कुछ जितना भी टर्म्स ऑफ ट्रांजिशंस में आता है वो सब आपको अब टाइटल मिल जाता है, यानी कि एक्सेप्टेंस हो जाती है एक्सपोर्टर के बाद और यहां से अरेंजमेंट शुरू हो जाती है। फिर जब यहां से हमें टाइटल मिल जाता है तो यहां से क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ क्लियरिंग एजेंट। तो यहां पे एक्सपोर्टर के माध्यम से एजेंट हायर किया जाता है जो कि सारी जो ड्यूटीज वगैरह होती है उनको क्लियर करने की कोशिश करता है। कोशिश क्या, पूरा काम ही करता है। तो क्लियरिंग द गुड्स कैसे भाई, पेमेंट ऑफ द कस्टम ड्यूटीज ये उसकी जिम्मेदारी होती है, पूरा करता है। पेमेंट ऑफ डॉक ड्यूज, डॉक ड्यूज का मतलब क्या होता है कि बेसिकली वेयर हाउस से माल ले जाकर एक शिप के अंदर रखना, ये एक ऑथोरिटी की मर्जी की होती है। इन द सेंस आप खुद देखो कि अगर आपको स्कूल से हाफ डे में छुट्टी लेनी है तो आपको क्लास टीचर के भी सिग्नेचर की जरूरत है, देन आफ्टर कुछ स्कूलों में आपको प्रिंसिपल के पास जाने की भी जरूरत है। तो ये क्या है, आपने एक चीज से जिम्मेदारी ले ली, यानी कि एक ऑथोरिटी से जिम्मेदारी ले ली, तब भी आप एक ऑथोरिटी से जिम्मेदारी लोगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हाँ या ना को समझोगे, तब वो काम करोगे। तो यहां से हम क्या जानेंगे, पेमेंट ऑफ डॉक ड्यूज मतलब माल को एक जगह से उठाना और एक जगह पर रखना, तो ये होता है डॉक ड्यूज। तो यहां से उसकी पेमेंट की जाती है ऑथोरिटी को, यानी कि वेयर हाउस से शिप में डाला जाता है माल। फिर एंडोर्समेंट ऑफ डिलीवरी, जब आप डॉक ड्यूज पे कर देते हो तो आपको बिल्स ऑफ लेडिंग मिलता है जो कि शिपमेंट ऑफ कंपनी के माध्यम से इशू किया जाता है कि भाई हाँ आपके गुड्स जो है वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, शिप के अंदर हो गए हैं, चढ़ गए हैं, सेट हो गया मामला, सब चीज। तो यहां पे एंडोर्समेंट ऑफ डिलीवरी इसको कहा जाता है, ये होता है आफ्टर द पेमेंट ऑफ डॉक ड्यूज। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद टेकिंग डिलीवरी ऑफ द गुड्स, तो यहां पे क्या होता है, डिलीवरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी कि चलना शुरू हो जाते हैं गुड्स आपके। और सेल ऑफ गुड्स बिफोर टेकिंग डिलीवरी, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि हम कोई चीज खरीदने से पहले ही उसको बेच देते हैं। अगर ना देखा हो ना सुना हो तो अब सुन लो, इसका मतलब क्या होता है कि बड़े लेवल पर चीजें होती है। मान लो मैंने एक मकान खरीदा, अब वो मकान मैंने जो खरीदा वो 1,50,00,000 रुपए का मैंने खरीदा। अब वो 1,50,00,000 रुपए का मैंने बयाना दिया, बयाना आप जानते हो ना, हाफ पेमेंट जाती है एग्रीमेंट के बेसिस पर, तो वो मैंने बयाना दे दिया वहां पे 25 लाख रुपए का। अब वो 25 लाख का मैंने जो बयाना दिया उस पे मैंने ड्यूरेशन ली, मैंने 6 महीने की, कि भैया 6 महीने बाद मैं फुल पेमेंट कर दूंगा और आपका मकान में लिखवा लूंगा, रजिस्ट्री करवा लूंगा उस मकान की। अब क्या हुआ कि मेरे पास उस मकान को लिखवाने यानी 6 महीने से पहले ग्राहक आ गया और उस ग्राहक ने मुझे 1,60,00,000 रुपए दे दिए। अब मैंने 10 लाख रुपए ऊपर करके अपना मकान बेच दिया।
हालांकि वो मेरा था नहीं, अभी मैंने सिर्फ बयाना दिया था, बट जितना मैंने बयाना दिया था उसका 10 लाख रुपए ऐड करके उसने मुझे दे दिया, यानी 35 लाख रुपीस उसने मुझे दे दिए, क्योंकि 25 लाख मैंने उसे बयाने की दिए थे और 10 लाख रुपए मेरे प्रॉफिट, तो 35 लाख रुपए मेरे पास आ गए। अब जो मकान का मालिक है एक्चुअल, जो कि अभी है रजिस्ट्री से पहले, वो अब मुझे नहीं जानेगा, वो किसे जानेगा, उस बंदे को जानेगा जिसको मैंने मकान बेच दिया। बट ये एक हैपनिंग नहीं हो सकती है, सडनली नहीं हो सकता। अगर मैं किसी बंदे को मकान बेच रहा हूं तो उस मकान को बेचने के बाद मुझे उसके रियल ओनर को भी बताना है कि भाई मैंने जो है आपका मकान सेल कर दिया बयाने पे, अब जो रजिस्ट्री करवाएगा वो मैं नहीं करवाऊंगा, वो ये करवाएगा। तो यही चीज होती है कि बहुत बार हम गुड्स खरीदते हैं बाहर से और खरीदने के बाद अपने देश के अंदर आने से पहले ही उसको बेच देते हैं। तो ये हमें एजेंट को बताना बहुत जरूरी होता है, जिससे वो आगे फर्दर ट्रांजैक्शंस करता है। रेलवे रिसिप्ट, लॉरी रिसिप्ट और साथ ही साथ एक प्लेसिंग ऑर्डर की एक तरीके से जगह पर पहुंचाने में वो लग जाता है कि भाई अब मुझे यहां नहीं यहां भेजना है माल। तो कीपिंग गुड्स, सॉरी, सेल ऑफ गुड्स बिफोर टेकिंग डिलीवरी। इसके बाद आता है कीपिंग गुड्स इन बॉन्डेड वेयर हाउस। तो यहां से क्या होता है बेटा कि दो ट्रांजेक्शंस होती हैं, या तो मान लो आपने कोई माल मंगाया तो आप उस जगह पर ही उसको सेट आउट करवा दोगे किसी वेयर हाउस के अंदर, या कहोगे भाई मेरे घर तक देके जा, या मेरी फैक्ट्री में उतार के जा, या मेरी फर्म में उतार के जा। तो यहां से क्या होता है, कीपिंग गुड्स इन बॉन्डेड वेयर हाउस, अदरवाइज लीडिंग द गुड्स। तो यहां से ये सारे हमारे पास क्या है, एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऑथोरिटी है, जो कि आपका एक एजेंट पूरा करता है। कहां गया एजेंट, ये रहा, आपका एजेंट पूरा करता है, जो कि एक्सपोर्टर के माध्यम से अपॉइंट किया जाता है। ठीक है जी। इसके बाद टेकिंग डिलीवरी फ्रॉम रेलवे और ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली आपके देश तक आने के बाद मामला ऐसा तो नहीं है कि भाई पानी के जहाज से माल आया और आप वहीं पर ही रहते हो, मुंबई में रहते हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। आप दिल्ली में भी रह सकते हो, महाराष्ट्र में भी, कनाडा में, सॉरी कर्नाटक में भी, तो बहुत सारी चीजें। तो यहां से क्या होता है कि रेलवे रिसिप्ट मिलती है और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, मतलब देखो इससे पहले वाली ट्रांसफर में पड़ी थी ना इंटरनल ट्रेड में। तो इंटरनल ट्रेड में क्या होता है, जब गुड्स बेचे जाते हैं तो उसमें टर्म होती है, लाइक हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी आता है, एक फॉब और 4 आता है, एक ओमिशन ऑफ एक्सपेक्टेशन आता है। तो यहां से ना आपको डिलीवरी की जो ट्रांजेक्शंस हैं या फिर उसके प्रोसेस हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो आप अगर रेलवे के माध्यम से माल भेज रहे हो तो आपको एक रेलवे कंपनी से रेलवे रिसिप्ट मिलती है। वो रेलवे रिसिप्ट जो होती है आपकी, वो रेलवे रिसिप्ट एक एविडेंस होती है भाई आपके गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट कंपनी, सॉरी रेलवे कंपनी माध्यम से एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। अगर आप अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रक के माध्यम से भेज रहे हो तो आपको जो है वो लॉरी रिसिप्ट मिलती है, और ये लॉरी रिसिप्ट जो है वो एक्सेप्टेंस का सबूत होती है। पेमेंट ऑफ ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, यानी कि उस देश के अंदर घुसने के बाद जो छोटी मोटी टैक्सेस होते हैं, जैसे कि टूल टैक्स वगैरह आप समझ लीजिए, जो छोटे मोटे टैक्सेस हैं लोकल लेवल पर, उसको हम ऑक्ट्रॉय ड्यूटी कहते हैं। तो ये आपकी जो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी है ये डिपेंड करती है आपकी टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन की तरफ। ठीक है जी। तो यहां से हमने क्या समझ लिया, इस पूरी तरीके से इंपोर्ट ट्रांजेक्शंस के प्रोसीजर को हमने जान लिया। देखो बेटा बड़ा है प्रोसीजर, बड़ा होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि भाई हम इंपोर्ट जो कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर कर रहे हैं बेटा। तो इंटरनेशनल लेवल, दूसरे देश से आप माल खरीद रहे हो, तो ऐसा थोड़ी कि भाई दूसरे देश से माल खरीद रहे हैं चुपचाप आएगा आपको दे जाएगा और फिर आप उसको पैसे दोगे नहीं दोगे, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो यहां पे इतना लंबा प्रोसेस तो रहने ही वाला है, बहुत सिंपल है। अगर आपने मेरे साथ साथ समझा होगा ना तो आपको इसको रटने की जरूरत ही नहीं, आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, टेंशन मत लीजिए और अपना माइंड फ्री रखिए। ठीक है जी। तो यहां पर हम बात करें अगर इसके अंदर डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो क्या है इंपोर्ट ट्रेड के अंदर। सबसे पहले आप यहां से इतना सब कुछ पढ़ते पढ़ते समझ तो गए होंगे कि भाई इंपोर्ट लाइसेंस होना जरूरी है, इंडेंट होना जरूरी है, लाइक क्लोज इंडेंट या ओपन इंडेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट होना जरूरी है, यानी कि डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट या क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ लीडिंग, जो कि हमें कब मिलता है, कब मिलता है कहां गया, हाँ वो मिलता है हमें अरेंजमेंट ऑफ शिप ऑफ गुड्स बाय एक्सपोर्टर, यानी एक्सपोर्टर के माध्यम से एजेंट को हायर करने के बाद, और फिर साथ ही साथ एजेंट जो होता है वो पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज एंड डॉक ड्यूज पे करने के बाद यहां से क्या मिलता है ना, आपको एक तरीके से बिल्स ऑफ लीडिंग मिल जाता है, यानी एक्सेप्टेंस मिल जाती है शिपिंग कंपनी के माध्यम से, भाई हाँ गुड्स जो है वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। ठीक है। तो बिल्स ऑफ लीडिंग हो गया, मैरिन इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, भाई आप जो माल मंगा रहे हो वो फॉब और 4 ट्रांजेक्शंस की हेल्प से मंगा रहे हो, इन द सेंस कि भाई आपने कहा कि भाई मैरिन इंश्योरेंस कॉस्ट फ्री, चार्जेस और मैं पे करूंगा या आपको पे करने पड़ेंगे, दैट्स इट। इनवॉइस वगैरह बनता है, एडवाइस लेटर ऑफ क्रेडिट टू इंपोर्ट ट्रेडर, यानी कि बताना होता है भाई अगर आपने समय से पहले ही चीजों को बेच दिया है, और बिल्स ऑफ एंट्री, बिल्स ऑफ साइट एंड देन डॉक चालान, और साथ ही साथ डिलीवरी ऑफ गुड्स, डॉक वारंट, रेलवे रिसिप्ट। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो एक इंपोर्ट ट्रांजेक्शंस में
यूज होते हैं। अब हम फटाफट से बढ़ते हैं एक्सपोर्ट ट्रांजिशन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड के बारे में। तो एक्सपोर्ट ट्रेड की जो प्रोसीजर आपके पास रहने वाला है बहुत ज्यादा सिमिलर रहेगा वो इंपोर्ट ट्रेड की तरह। और इंपोर्ट ट्रेड का जो प्रोसीजर अभी आपने समझा है वो और भी ज्यादा अच्छे तरीके से मजबूत और पक्का हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें सेम सेम है। वहां पे जो चीज आप खरीद रहे थे अब आप वो चीजें बेच रहे हो। इसका मतलब यह है कि एक्सपोर्ट ट्रेड हम सीधा समझ रहे हैं कि भाई गुड्स एंड सर्विस को बेचना टू द अनदर कंट्री। तो इसका प्रोसीजर क्या रहने वाला है? पहला बेटा हमारे पास रहता है ट्रेड इंक्वायरी। ट्रेड इंक्वायरी का मतलब सर यहां पर तो हम ट्रेड इंक्वायरी क्यों करेंगे? वहां तो हम कर रहे थे ट्रेड इंक्वायरी कि हमें चाहिए क्या। अरे बेटा, जो अगर हमारे पास चीज नहीं होगी तो उसको हम कैसे बेच सकते हैं? तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं पहले वो देखना। मेरे पास कितना रॉ मटेरियल है, मेरे पास कितना फिनिश्ड गुड है, मेरे पास आखिर कौन सी सर्विस प्रोवाइड है, कौन सी सर्विस है मेरे पास अवेलेबल, इन सब चीजों को देखना, उसकी नॉलेज हायर करना, ट्रेड इंक्वायरी करना। देन आफ्टर रिसिप्ट ऑफ इंडेंट, जो वहां से आपके पास रिसिप्ट आई है कि भाई हमें ये सामान चाहिए इतनी क्वांटिटी में, इतनी क्वालिटी में, इस साइज में, इस स्टैंडर्ड में, इस सिंप्लीफिकेशन के साथ, तो वो सब चीजें देखना कि वो आपकी ट्रेड इंक्वायरी से मैच हो भी रही है कि नहीं। क्योंकि आप जानते हो कि इंडेंट होते हैं दो तरीके के, पहला क्लोज, दूसरा ओपन। तो उन दोनों के माध्यम चेकआउट करना कि मेरी ट्रेड इंक्वायरी मैच हो रही है, मैं सामान बेच सकता हूं नहीं बेच सकता। फिर क्रेडिट इंक्वायरी करना कि भाई हाँ आप सामान बेच सकते हो, आप मुझे पेमेंट कैसे मिलेगी। तो पेमेंट बेटा हमारे पास ना दो तीन तरीकों से होती है। मतलब आपको क्या मिलेगा? डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट मिलने वाली है, या डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस मिलने वाली है, यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से। देन बिल ऑफ बैंक। तो ये सारी पेमेंट्स है। इसका मतलब ये है कि आप जो इंपोर्टर है उसको जानते तो हो नहीं, जैसे कि इंपोर्टर वाले केस में नहीं जानते थे, वैसे ही हम एक बिलीवनेस के लिए क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट्री बेस्ड वर्क करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री बेस्ड वर्क करने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं। पहला होता है डॉक्यूमेंट्री अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, यानी पेमेंट जिसको हम कह सकते हैं। तो वहां से जो है वो बैंक्स के माध्यम से इशू किया जाता है। एक होता है क्लीन डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, तो ये हम कह सकते हैं, तो वो एक इंपोर्टर के माध्यम से इशू किया जाता है एज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो यहां से क्या होता है? क्रेडिट इंक्वायरी लेना कि आपको पेमेंट कैसे मिलेगी। एक तरीके से हाथों हाथ मिल जाएगी, हैंड ओवर मिल जाएगी, सिर्फ पेमेंट आप सामान पहुंचाओगे वैसे पेमेंट मिल जाएगी, या एडवांस क्राइटेरिया रहने वाला है, या लास्ट क्राइटेरिया रहेगा, या फिर मंथली बेसिस, ड्यूरेशन बेसिस, क्वार्टरली, एनुअली, सेमी एनुअली, इन सब मोड्स ऑफ बेस मोड्स के बेसिस पर आपको किस तरीके से पेमेंट मिलने वाली है इसकी इंक्वायरी हायर करना। जाहिर बात है कि आप जब दूसरे देश को सामान बेच रहे हो तो भैया पहले पैसों का हिसाब तो देखोगे कि मैं सामान बेच रहा हूं तो मुझे पैसा कैसे मिलेगा, भाई उधार पे जा रहा है माल, कैसे जा रहा है। ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस, आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है। डिक्लेरेशन ऑफ रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज, और साथ ही साथ एक तरीके से फॉरेन एक्सचेंज को डिक्लेयर करना कि भाई हम इस ट्रांजेक्शंस में इस तरीके से काम करने वाले हैं, इस एक्सचेंज में काम करने वाले, और साथ ही साथ फिक्सेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। उदाहरण के मतलब उदाहरण ये है इसका कि जो फॉरेन करेंसी की जो लिमिट्स हैं वो ना बदलती घटती रहती हैं। इसका मतलब ये है कि भाई पूरी दुनिया की जो करेंसी है वो कोई फॉरेन करेंसी, डॉलर तो है नहीं, सबकी अलग अलग करेंसीज है, बट जो ट्रांजेक्शंस लीड होती हैं वो डॉलर में होती हैं। तो मान लो कि अभी ना 1 रुपए की कीमत, भारत के 1 रुपए की कीमत 90 रुपए के डॉलर के बराबर है। तो यदि मैं कोई 1 रुपए की चीज खरीद रहा हूं तो मुझे 90 रुपए पे करने पड़ेंगे एज अ डॉलर। ठीक है, सही बात है। तो मेरी जो पेमेंट यानी जो मेरी ट्रांजेक्शन फॉर्म हुई थी वो इस समय पर हुई थी, और जब वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई तो डॉलर 90 से बढ़कर कितना हो गया? 95 हो गया। अब क्या होगा? इसमें इंपोर्टर जो होगा वो लॉस में रहेगा, एक्सपोर्टर फायदे में रहेगा। पहले उसे 90 रुपए मिल रहे थे, अब 95 रुपए मिलेंगे। यहीं पर दूसरे केस में कि जब ट्रांजेक्शन हमारे बीच में हुई थी तो इतने रुपए का हिसाब किताब था। अब जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई या जिस ड्यूरेशन पे हमने माल तय किया था कि आपको पेमेंट वगैरह मिलने वाली है, अब जाकर क्या हुआ? ये 95 रुपए से हटकर 80 रुपए का आ गया। भाई बढ़ता बढ़ता घटता रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसमें क्या होगा? इंपोर्टर फायदे में रहेगा, एक्सपोर्टर को नुकसान में रहेगा, क्योंकि पहले वो 95 रुपए देता डॉलर के, अब उसे 80 रुपए देने। तो इन सारे फायदे नुकसान को ना हम एक फिक्स कर देते हैं। फिक्स का मतलब क्या है कि मान लो हमारे बीच में ट्रांजेक्शन हुई भैया, 1 रुपए की कीमत 75 रुपए मान के हम कर रहे हैं, और इस हिसाब से हम आपको पेमेंट करेंगे। अब डॉलर चाहे 100 हो जाए चाहे 50 हो जाए उससे हमें मतलब नहीं है। तो पहले डिक्लेरेशन करना रिगार्डिंग द फॉरेन एक्सचेंज, और फिर फिक्सेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, हमारे बीच में किस रेट पे ट्रांजेक्शन होने वाली है उसको फिक्स कर देना, सीधी बात है। फिर कलेक्शन ऑफ गुड्स, अपने गुड्स को इकट्ठा करना, पैकिंग करना, उसकी मार्किंग करना, अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट, आगे का काम करने के लिए, शिपिंग ऑर्डर्स को हायर करने के लिए, डॉक ड्यूज पे करने के लिए, पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज देने के लिए एजेंट्स हायर करना, फॉरवर्डिंग गुड्स टू द पोर्ट, और अपने माल को पोर्ट तक भेज देना। अब उसके बाद उसका क्या फंक्शन रहता है एजेंट का? भाई ऑब्टेनिंग शिपिंग ऑर्डर्स। सो बेसिकली यहां से क्या होता है कि उसको ऑब्टेन करना पड़ता है शिपिंग ऑर्डर्स के माध्यम से, उसको पेमेंट करनी पड़ती है डॉक ड्यूज की, डॉक चालान, डॉक वारंट, और साथ ही साथ प्रिपेयरिंग
शिपिंग बिल, पेमेंट ऑफ डॉक ड्यूज यानी कि अथॉरिटी से इजाजत लेना कि भाई मैं पोर्ट से यानी पोर्टर से सामान जो है वो अपनी शिप तक भेज रहा हूं या लेके जा रहा हूं। ऑब्टेनिंग मीट रिसिप्ट, ऑब्टेनिंग मीट रिसिप्ट जो होती है बेटा वो दो तरीके की होती है। पहला होती है हमारे पास एक तरीके से क्लीन रिसिप्ट होती है। इसमें क्या होता है, शिपिंग कंपनी माध्यम से इशू की जाती है कि जब आपके गुड्स एक अच्छी कंडीशन में होते हैं, सेटिस्फैक्टरी कंडीशन में होते हैं, तो उसको हम क्लीन रिसिप्ट के नाम से भी जानते हैं। और यहीं पर जब कोई गुड्स एक तरीके से बेकार कंडीशन में होते हैं, मतलब कंपनी, शिपिंग कंपनी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो अपने ऊपर क्यों भरपाई लेगी भाई किसी चीज की। मान लो आपने किताब दी थी फटी हुई, अब वो आप कहो कि भैया मैंने तो बढ़िया किताब दी थी, तुमने क्यों ध्यान नहीं दिया इस चीज पर। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कंपनी को अपनी तरफ से पैसे देने पड़ जाते हैं, तो वो पहले ही रिसिप्ट हायर कर देते हैं, भाई तुम्हारे गुड्स जो मेरे पास आए ना वो इस कंडीशन में आए, बाद में मुझसे मत कहना। तो अच्छे गुड्स आते हैं तो क्लीन रिसिप्ट इशू की जाती है, थोड़े अनसेटिस्फैक्टरी गुड्स आते हैं तो फॉल्ट रिसिप्ट इशू की जाती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप ध्यान रखो क्लीन रिसिप्ट एंड देन फॉल्ट रिसिप्ट। तो यहाँ पे दो चीजें रहती हैं। बिल्स ऑफ लीडिंग यानी कि आप देख पाओगे कि जब हम पेमेंट कर देते हैं डॉक ड्यूज की और साथ ही साथ हम पूरी तरीके से ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमें बिल्स ऑफ लीडिंग मिल जाता है, एक तरीके से एविडेंस मिल जाता है भाई हाँ हमारे गुड्स जो है वो एक्सेप्ट हो चुके हैं शिपिंग में। इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, और साथ ही साथ हम इंश्योरेंस वगैरह करा देते हैं, और ये सारी चीजें आपकी टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शंस पे डिपेंड करती है कि आपको पेमेंट किस तरीके से मिलने वाली है, और ये सीआईएफ के अकॉर्डिंग मिलने वाली है, यानी कॉस्ट के साथ, इंश्योरेंस के साथ, फ्लीट के साथ। अगर ऐसा नहीं है तो ये सब चीजें आपको पे करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, एडवाइस टू द एक्सपोर्टर, यानी कि फाइनली एजेंट जो है वो एक्सपोर्टर से जो है वो एडवाइस ले लेता है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, यानी कि आप अपने माल को कहां लेके जा रहे हो, यानी समुद्र में थोड़ी घूमोगे, तो यहां से एक तरीके से जो डॉक ड्यूज अथॉरिटी होती है, पोर्ट अथॉरिटी होती है, वहां से हमें बताना पड़ता है भाई हमारा ओरिजिन ये है, हमें अपने माल को लेकर जो जाना है वो यहाँ लेकर जाना है, तो वो आपको रूट बताते हैं, इस रूट से जाना। ठीक है, तो इस तरीके से बताया जाता है, भाई आपको रूट बताया जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दिखाने के बाद। प्रीपेयरिंग डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द पेमेंट, यानी कि यहाँ से जो आप क्रेडिट इंक्वायरी कर रहे हो वही सब चीजें हैं। डॉक्यूमेंट्री अगेंस्ट पेमेंट, डॉक्यूमेंट्री अगेंस्ट एक्सेप्टेंस एंड बिल ऑफ बैंक। ठीक है, तो ये तीनों की डेफिनेशन फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको। फिर आता है एडवाइस टू इंपोर्टर। फाइनली जैसे कि आप देख पा रहे थे, बहुत से बंदे माल को टेक ओवर करने से पहले बेच देते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हायर करते रहना अपने इंपोर्टर से। तो ये जो था आपका प्रोसीजर था, इसी से आपके जो है वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट निकलते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट है बेटा, इंडेंट हमारे पास आता है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, एक्सपोर्ट लाइसेंस है, रेलवे रिसिप्ट है, यानी कि आपकी जिम्मेदारी है उसकी फैक्ट्री तक पहुंचाने की है, या फिर जो पोर्ट वेयर हाउस होते हैं वहां तक की जिससे वो खुदा के ले लेगा सामान, ये सब चीजें रहती हैं। रेलवे रिसिप्ट है या फिर लॉरी रिसिप्ट होती है, ट्रांसपोर्ट कंपनी के माध्यम से इशू की जाती है। शिपिंग ऑर्डर्स हैं, शिपिंग बिल है, डॉक चालान है, मीट रिसिप्ट है, बिल्स ऑफ लीडिंग है, मैरिन इंश्योरेंस पॉलिसी, इनवॉइस सर्टिफाइड बाय कंज्यूमर एंड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड एडवाइस टू द इंपोर्टर। तो ये सब चीजें तो हम पढ़कर आए हैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ, तो यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट निकलते हैं। सो फाइनली हमने इंटरनेशनल मार्केट को समझा, उसमें क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या टाइप्स हैं एंड क्या स्कोप है वो हमने जाना। फिर हमने इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस को समझा, उसके क्या प्रोसीजर है, क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। फिर हमने एक्सपोर्ट को जाना, उसके क्या प्रोसीजर है और क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब हम समझते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। बहुत 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 छोटा कॉन्सेप्ट है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आखिर ये क्या है और इसे क्यों बनाया गया। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट मल्टीलेटरल ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि अभी आप इन टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़कर आए हो। मल्टीलेटरल ट्रेड का मतलब क्या होता है, यानी बहुत सारी कंट्रीज जब आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट करती हैं फॉर ट्रांजैक्शंस, और वो खासकर प्रमोट करती हैं बिना टैक्स वाली ट्रांजैक्शन, जिससे चीजें जो है वो सस्ती हो सके, तो उसको हम मल्टीलेटरल ट्रेड कहते हैं और ये उसी को ही प्रमोट करता है। इसका एक तरीके से ओरिजिन कैसे स्टार्ट हुआ, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, पहले ये संस्था थी हमारी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, को हम गेट के नाम से जानते थे, और ज्यादातर जो ये जाना जाता था वो यूरो राउंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये समझ लो, ये नाम याद रखना आप थोड़ी सा, यूरोजॉय राउंड के नाम से जाना जाता था। मेंबर ऑफ नेशन गेट डिसाइडेड, यानी कि जो आने वाले मॉडर्न वर्ल्ड की सिचुएशंस हैं उनका सामना करने के लिए, उनको प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए इसके मेंबर ने डिसाइड करा कि भाई इसकी जगह पर एक न्यू चीज बनाई जाए, एक न्यू अथॉरिटी बनाई जाए, और वो अथॉरिटी नाम दिया उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, WTO का, जो कि इन्होंने बनाया था 1 जनवरी 1995 को टू टुक्स ओवर गेट। तो यानी गेट की जगह पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। ये क्यों बनाया गया, इसका क्या उद्देश्य है, तो इंप्लीमेंट अ न्यू वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट। साथ ही साथ ये बताने के लिए इसका ये उद्देश्य है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक फ्री और साथ ही साथ ट्रांजैक्शन जो हैं वो बिना टैक्सेस के और बिना किसी बंदिश के हो, और साथ ही साथ जो है वो एग्रीमेंट बेसिस ट्रांजैक्शंस हो, जिसमें क्या होता है टैक्स वगैरह थोड़े कम लगते हैं।
टू रिमूव ऑल हर्डल्स, यानी सारी बंदिशों को हटा देना, ऑल हर्डल्स इन द वे ऑफ ओपन वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम, यानी कि जो दो देशों के बीच में आने वाली हर्डल्स हैं, जो दो देशों ने लगा रखी हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से रिमूव कर देना, जिससे फ्री फ्रॉम तरीके से हमारा ग्लोबलाइजेशन लीड हो पाए। टू प्रमोट ट्रेड अमंग मेनी नेशंस, यानी कि मल्टीलेटरल ट्रेड को ये प्रमोट करता है। टू एक्सपेंड एंड यूटिलाइज वर्ल्ड रिसोर्स इन द मोस्ट ऑप्टिमम मैनर, साथ ही साथ ये वर्ल्ड रिसोर्सेज को भी एक एक्सपेंड फॉर्म में लाता है और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी करता है। और मैं आपको बताऊं कि यूएनओ आपने सुना हो तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये उसकी एक ब्रांच है बेसिकली, जो बिजनेस टर्म्स एंड ट्रांजेक्शंस को लीड करती है और साथ ही साथ जो वर्ल्ड रिसोर्सेज जो सबकी हैं उस पर भी निगरानी रखती है कि भाई कोई और देश, विकसित देश, उसकी कोई हानि ना पहुंचाए। जैसे कि अंटार्कटिका का सबसे बड़ा उदाहरण आप ले सकते हो, अंटार्कटिका किसी भी देश की टेरिटरी नहीं है, वो सबका है। इसी तरीके से ये सब ध्यान रखना यूएनओ का काम होता है। तो यूएनओ डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस एंड डिपार्टमेंट्स में काम करने के लिए उसने डिफरेंट ब्रांच निकाल रखी है, जैसे कि यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, उसमें से एक हमारे पास आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको पढ़ना है। तो यहां तक हमने समझा इस कंप्लीट अपने चैप्टर को, तो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, कहीं कोई डाउट नहीं बचा होगा, मैं ये मानता हूं। बट फिर भी कहीं किसी टॉपिक में कहीं छोटा सा भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, मैं आपको उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अदरवाइज कहीं कोई डाउट नहीं बचा होगा, सभी चीजें आपके समझ में आई होंगी और समझ में सभी चीजें आई हो, सभी क्लियर चीजें हुई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा और यही बताइएगा कि आप कौन से चैप्टर की हमें रिवीजन करनी है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड वन शॉट वे के साथ। थैंक यू।